हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। मैं हूं सविता। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बाल विकास यानी सीडीपी के कुछ क्वेश्चन जो कि टीचिंग परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, आज का पहला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान के द्वारा या फिर क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन या फिर होम्योस्टेटिस। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माता पिता से वंशजों में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे आनुवंशिकता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बालक का स्वस्थ शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। या फिर सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। अगला है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। या फिर विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पठान क्रमात्मक है। या फिर अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। यहाँ पर वह डैश अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या फिर बौद्धिक रूप से। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो वह बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो आंतरिक रूप से बिल्कुल अभिप्रेरित है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता या फिर छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग होता है, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना या फिर यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, या फिर अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिगम की कमियों का पता लगाया जाए और उन्हें दूर किया जाए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण या फिर मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति या फिर शिक्षकों का बोझ बढ़ाना। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन किया जाए। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या फिर तटस्थता की भावना को। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में सहयोग की भावना को बढ़ाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है।
अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है, विशेष ध्यान के लिए उसे समकक्षियों से अलग करना, उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या फिर तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसलिए विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों से अलग करने की बात की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, या फिर केवल आनुवंशिकता का। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव व्यक्ति परिणाम जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम लगातार, यानी कि वो प्रश्न पूछते रहें, इसलिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति को प्रतिपादन किया टीपीनन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, या फिर मॉन्टेसरी ने। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो आपको इसका आंसर बताना है। जैसे कि ऑप्शन सी दिया गया है, फ्रॉबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, फ्रॉबेल ने। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? ऑप्शन है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है, या फिर अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावित होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उस परीक्षा को? ऑप्शन है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उस परीक्षा को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन है, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या फिर 6 से 11 वर्ष। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी आयु वो है जो समूह परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आती है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष का वो समय है। अगला देखिए, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल सही है, योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और डैश से संबंधित है? अभिज्ञान, मानसिक निरूपण, समझौता, या फिर समायोजन। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकूलन और समझौता, यानी कि समझौता से संबंधित है। अगला देखिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा,
कक्षा के साथ अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या फिर उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व वृद्धि, बुद्धि, या फिर सृजनात्मकता, या फिर अभिवृद्धि। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, और ऑप्शन बी है कालानुक्रमित आयु से प्रत्यक्षा संबंधित, या फिर कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षा संबंधित। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। अगला है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, या फिर स्पीयरमैन ने। यहाँ पर बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था कैटल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था पावलोव ने? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, या फिर चूहे पर। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अगला है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक, या फिर समस्या समाधान, या फिर अपसारी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। अगला देखिए, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन दिया गया है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति पर की भूमिका पर आधारित है, या फिर परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन डी है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? ऑप्शन है अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, या फिर उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, या फिर विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त कर देना। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने और उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ लाजवाब प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।